हेलो स्टूडेंट, आप सभी को गुरुकुल बिट टाइम्स में स्वागत है। मैं राकेश कुमार 12th क्लास के बायोलॉजी सेकंड लेसन पढ़ा रहे थे। हम लोग सेकंड लेसन में अभी तक पिछला क्लास में परागन क्या होता है, परागन कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा क्वेश्चन देख चुके थे। आज हम लोग का आगे चलेगा कि परागन के कारक। कारक कहने का मतलब होता है कारक कहने का मतलब होता है कि परागकण को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए कौन कौन से ऐसे जीव हैं या कौन कौन से ऐसा लक्षण या कारक होता है जो एक जगह से दूसरा जगह पर लेके जाता है। पिछला क्लास में हम लोग परागन के मतलब क्या पढ़े थे कि ई था, मान लिया जाए कि पुष्प है, पुष्प में ई था मादा वाला भाग, ये था नर वाला भाग। यहाँ से परागकण निकलकर यहाँ पर पहुंचा रहे थे, जिसको बोल रहे थे परागन। क्या बोले थे हम लोग? यहाँ तक पढ़े थे कि पराग कोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा था। लेकिन यहाँ से यहाँ आने के लिए हमें कई प्रकार के जीवों के या कई प्रकार के भौतिक कारक को हम लोग को जरूरत पड़ता है। तो आज इस टॉपिक में हम लोग वही देखेंगे कि किस किस चीज के द्वारा परागकण, किस किस जीव के द्वारा परागकण एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरित होते हैं। आप सभी बालक को एक बात बतलाया जाता है कि जितने टॉपिक यहाँ बताए जाते हैं उस सबके नोट्स जरूर बना लिया जाए, ठीक है। आपके लिए कुछ दिन के बाद एक ऑफर निकाला जाएगा, जितने विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव के कमेंट में आंसर देगा उसको कुछ न कुछ यहाँ से गिफ्ट दिया जाएगा। इसके बारे में एक दिन वीडियो बना के आपको बता दिया जाएगा। आज हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर। प्रश्न हम लोग का है परागन के कारक या अभिकर्मक, यानी कि परागकण को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए कौन कौन से ऐसे चीज होते हैं उनके बारे में हमको आज पढ़ना है। तो सबसे पहले परागकण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कितने चीज होते हैं? 2 चीज होते हैं, जिनमें सबसे पहला चीज आता है अजैविक कारक। यानी कि कुछ परागकण ऐसे होते हैं जो अजैविक कारक से एक, यानी कि पराग कोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, लेकिन कभी कभी इसको जैविक कारकों द्वारा भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। फिर से समझते हैं। प्रश्न है परागन के कारकों या अभिकर्मकों का वर्णन करें। तो परागन के कारकों या अभिकर्मकों कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है इसमें जैविक कारक, अजैविक कारक, और दूसरा होता है जैविक कारक। अजैविक कहने का मतलब सिंपल आप लोग समझ गए होंगे। अजैविक के मतलब होता है कि जिसमें सजीव के लक्षण नहीं पाए जाते हों, ऐसे कारक को हम लोग बोलते हैं अजैविक कारक। अच्छा ये बताइए, अगर हम परागन वायु द्वारा करा दें, तो जब वायु द्वारा हो जाए या जल द्वारा हो जाए, तो बताइए वायु या जल सजीव है कि निर्जीव है? तो ये तो फिक्स है कि निर्जीव है। जब निर्जीव है तो ये कौन कारक कहलाएगा? अजैविक कारक। यानी कि जब परागकण को हम लोग वायु के द्वारा पराग कोश से निकलवा कर वर्तिकाग्र पर पहुंचा देंगे या जल के द्वारा पहुंचा देंगे, तो इसी चीज को बोलते हैं अजैविक कारक। तो अजैविक कारक की डिफिनेशन होता है इस प्रकार के परागकण, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। इस प्रकार के परागकण बहुत कम पादपों में देखा जाता है। सबसे ज्यादा कौन सा देखा जाएगा? तो जैविक देखा जाएगा। सबसे कम कौन देखा जाता है? तो अजैविक होता है। क्या इसमें बहुत संख्या में या अधिक संख्या में परागकणों की क्या होती है? क्षति होती है। मान लिया जाए कि परागकण पानी के अंदर अगर निकला तो बहुत, अगर लाखों हजारों की संख्या में निकलेगा तो एक आधा वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा, बाकी सब वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो वेस्ट होता है प्राकृतिक उसका उपयोग कम करता है। तो अजैविक कारक का उपयोग प्राकृतिक क्या करेगा? कम करता है। यानी कि इस प्रकार के परागकण बहुत कम पादपों में देखे जाते हैं। इसमें अधिक संख्या में परागकणों की क्या होती है? बर्बादी होती है। अगर परागकण वायु के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा तो बहुत सारे हजारों के संख्या में परागकण उड़ेंगे, लेकिन चंद एक या 2 ही वर्तिकाग्र पर पहुंच पाएंगे। तो इस प्रक्रिया में परागकण की बर्बादी जरूरत से ज्यादा होती है, यानी कि अधिक होती है।
इसमें परागकण का निर्माण देखिए, जिसका बर्बादी अधिक होता है उसका निर्माण भी क्या होगा, अधिक होता है। तो इसमें परागकण का निर्माण भी क्या होता है, अधिक होता है। इसके अंतर्गत कौन आते हैं, तो जल परागन और वायु परागन, बस ये दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब चल जाता है जैविक में। तो इसमें शामिल होते हैं, इसके अंतर्गत जल परागन आते हैं और वायु परागन आपको आते हैं। तो ये सिंपल, अगर किसी चीज के परिभाषा आपसे पूछता है, जैसे यहाँ पर ही है वायु परागन, तो बोलेंगे कि जब परागन की क्रिया किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा हो। जब परागन की क्रिया वायु के द्वारा होता है तो उसे वायु परागन कहते हैं। एकदम सिंपल याद रखना है। जब परागन की क्रिया किसके द्वारा हो, वायु के द्वारा। जल परागन पूछा है तो जब परागन की क्रिया जल द्वारा हो। कीट परागन पूछे तो जब परागन की क्रिया कीट द्वारा हो। इतना हर क्वेश्चन में आपको बोल देना है। तो यहाँ है वायु परागन, तो जब परागन की क्रिया वायु के द्वारा होता है तो उसे वायु परागन कहते हैं। अब वायु परागन को साइंस के लैंग्वेज में एनिमोफिली भी कहा जाता है। इस चीज एकदम स्टार मार के नोट कर लें, बिहार बोर्ड के एग्जाम में या किसी भी प्रकार के एग्जाम में आ जाते हैं। तो याद रखना है कि जब परागन की क्रिया वायु द्वारा होता है तो उसे वायु परागन कहते हैं। वायु परागन को एनिमोफिली के नाम से भी जाना जाता है। अब आपसे क्वेश्चन प्रश्न यहां बना देगा आपसे, यहां प्रश्न आपसे पूछ देगा कि वायु परागन के अनुकूलन को लिखे। अनुकूलन के मतलब होना चाहिए कंडीशन, यानी कि पुष्प में ऐसा क्या क्या कमी हो या ऐसा क्या क्या चीज पाया जाए जिसके कारण वो सिर्फ वायु के द्वारा परागित हो सकता है और किसी के द्वारा परागित नहीं हो सकता। सबसे पहला पॉइंट है कि वायु परागित पुष्प में परागकण अधिक होते हैं। अगर परागकण अधिक रहेगा तभी वायु के द्वारा उड़ के जाएगा, तब परागन संभव हो पाएगा। अगर इसमें परागकण की संख्या कम होगी तो बहुत सारे परागकण कम होगी, तो एक तो कम उड़ेगा तो बहुत मुश्किल से एक आध को पहुंचेगा। तो इसमें पहला अनुकूलन में क्या लिखेंगे कि दम परागकण अधिक संख्या में होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। दूसरा पॉइंट है कि वायु परागित पुष्पों के परागकण का होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ऐसे भी जिसकी संख्या कम होती है वह सदैव आकार में छोटा होता है। इसको हम सीधा सीधा इसे रट भी सकते हैं। तो वायु परागन में परागकण क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, अगला है इसमें मकरंद। पुष्प के दल पुंज में एक ग्रंथि पाई जाता है जिसको मधुमक्खी चूस के अपने छत्तों में ले जाके भरता है। तो याद रखना, अगर पुष्प में मकरंद ग्रंथि रहेगा तो कोई ना कोई कीट इस पर आ जाएगा, लेकिन इसमें मकरंद ग्रंथि के अभाव होता है। मकरंद ग्रंथि के अभाव होने के कारण इसमें कोई भी कीट नहीं पहुंचता है, और कोई भी कीट नहीं पहुंचेगा तो इसमें कौन परागन होगा, वायु परागन होता है। इसमें खुशबू, इसमें किसका अभाव होता है, तो खुशबू का अभाव होता है। याद रखना, इसमें गंध यानी कि खुशबू का क्या होता है, अभाव होता है, जिसके कारण खुशबू के अभाव होने के कारण कीट कब कहीं पहुंचेगा, जब कीट को कुछ न कुछ मिले। अगर मान लिया जाए कि कहीं से दूर से स्मेल आएगा तब न कीट उसके पीछे उड़ के जाएगा। जब कहीं से स्मेल ही ना निकले तो कीट को पता ही नहीं चलेगा। तो अगर इसमें गंध नहीं पाया जाएगा तो यहाँ कीट भी नहीं पहुंचेगा, यानी कि कीट परागन नहीं होगा। तो ये बच गया, तो कौन परागन होगा, वायु परागन होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो आप सभी अनुकूलन, हमेशा अनुकूलन याद करने का चीज ही नहीं है। अगर पूछता है कि वायु, तो याद रखना कीट कब कब जाएगा, जब उसको मकरंद ग्रंथि मिलेगा तब पुष्प के पास कीट जाएगा, जब उसको गंध मिलेगा तब कीट के पास जाएगा। ठीक है, अगला उसमें क्या रहेगा, मकरंद हो गया, कीट हो गया। पुष्प के आकार का होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अगर पुष्प के आकार छोटा होगा तो कीट वहां पर बैठवे नहीं करेगा। तो इसमें टोटल के टोटल जितना है सब हमको याद रखना है। अगला एगो स्टार मार के याद रखना है कि पाइनस में जब परागन होता है तो पूरा बादल पीला कलर का हो जाता है। जब पाइनस में परागन होता है तो पूरे बादल पीले कलर के हो जाते हैं। उसको सल्फर वर्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फर वर्षा। आपसे पूछेगा कि किस में परागन होने से सल्फर वर्षा होता है, तो पाइनस में परागन होने से सल्फर वर्षा होता है। और जो पाइनस के जो परागकण होते हैं वो पंख युक्त होते हैं और उड़ने के लिए पंख चाहिए। तो याद रखना, या पाइनस के परागकण क्या होते हैं, पंख युक्त होते हैं, या चीड़ी
जो हम लोग टेक्सोल नामक रासायनिक पदार्थ जिसे निकालते हैं उसका भी परागकण पंख युक्त होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसके परागकण पंख युक्त होते हैं, तो हम लोग बोल देंगे कि या तो पाइनस नहीं तो चीड़ी, ये दोनों के परागकण कैसे होते हैं, पंख युक्त होते हैं। और जब पाइनस में परागकण होता है तो बादल पीले कलर का हो जाता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो सल्फर वर्षा के नाम से भी जानते हैं। अगला इसका एग्जाम्पल याद रखना है, अनावृत बीजी पादपों में होगा, और किस में होता है, हवा द्वारा मक्का में होगा, और किस से होगा, तो गन्ना में होगा, बांस में होगा, नारियल में होगा, घास में होगा, खजूर में होगा, और पीपल में होगा, धान में भी होता है, गेहूं में भी होता है। तो याद रखना है, इस वन एग्जाम्पल हमेशा आता है। अगला क्वेश्चन है जल परागन, तो वही सेम चीज रिपीट करेंगे। जब परागन की क्रिया किसके द्वारा हो, जल के द्वारा हो। जब परागन की क्रिया जल के द्वारा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, जल परागन कहते हैं। जब परागन की क्रिया कहाँ हो, जल में हो या जल के द्वारा होता है तो उसे जल परागन हम लोग कहते हैं। लेकिन जल परागन दो टाइप से होता है, एक तो होता है, मान लिया जाए कि जल है, तो एक तो होता है कि जल के अंदर होता है, एक होता है जल के सतह के ऊपर। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो फरता बेचारा जल के अंदर है, लेकिन परागन के लिए यहाँ से निकल कर इसका जो मादा वाला भाग होता है ऊपर चलाता है। ठीक है, मादा वाला भाग कहाँ चलाता है, सतह पर हो जाता है। यानी कि चलिए हम लोग पहले ही समझते हैं कि जल परागन, तो जब परागन की क्रिया जल के द्वारा होता है तो उसे जल परागन कहते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं, तो यह दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला बोलते हैं एपी हाइड्रोफिली, जल परागन को हाइड्रोफिली कहा जाता है। इस वन क्वेश्चन एकदम याद करके रखना है, हर बार एग्जाम में आता है। जल परागन को क्या बोलते हैं, तो हाइड्रोफिली के नाम से हम लोग जानते हैं। तो याद रखना, जब एपी मतलब जल के सतह पर, तो इसको बोलते हैं एपी हाइड्रोफिली। और जब जल के अंदर होगा तो हाइपो हाइड्रोफिली होता है। जब परागन की क्रिया जल के सतह पर हो, जब परागन की क्रिया कहाँ हो, जल के सतह पर होता है तो उसको बोलते हैं एपी हाइड्रोफिली। और जब परागन की क्रिया जल के सतह के अंदर होता है तो उसको बोलते हैं हाइपो हाइड्रोफिली के नाम से जानते हैं। तो याद रखना है, दोनों के डिफिनेशन याद रखना है, एक एग्जाम्पल याद रखना है। पहला इसको में देखेंगे एपी हाइड्रोफिली, तो इसमें क्या होगा कि मादा भाग रहेगा पानी के अंदर, लेकिन जब इसको परागन करना रहता है तो यह कुंडलित नुमा होता है और यह एकदम जल के सतह पर चलाता है, और यहाँ से मादा भाग रहा है, यहाँ से नर भाग यानी कि परागकण आकर मिल जाता है, तो परागन की क्रिया होता है। सिर्फ इसमें एक ऑब्जेक्टिव हमको और याद रखना है कि सिर्फ परागन की क्रिया जल के सतह पर होता है, बाकी इसमें जितना क्रिया होगा टोटल क्रिया जल के सतह के अंदर होता है। एग्जाम्पल बेलिस्नेरिया, एग्जाम्पल क्या देखना है, बेलिस्नेरिया। पूछेगा कि किस में जल के सतह के ऊपर परागकण होता है, तो किस में होता है, बेलिस्नेरिया में होता है। सिर्फ परागन की क्रिया जल के सतह पर होगा, उसके बाद जितना चीज बचा है टोटल के टोटल कहाँ चल जाएगा, तो जल के सतह के नीचे चल जाता है। टोटल के टोटल कहाँ चल जाता है, जल के सतह के नीचे चल जाता है। बंद हो गई बा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एपी हाइड्रोफिली किसको बोलेंगे, जब परागन की क्रिया जल के सतह के ऊपर होता है। कुछ टेक्निकल इशू हो गया था जिसके कारण से वीडियो रोक दिया गया था।
चलिए याद रखेंगे, जैसे एग्जाम्पल में बेलिस्नेरिया, क्या एग्जाम्पल में याद रखेंगे, बेलिस्नेरिया एग्जाम याद रखेंगे। और ऊपर दूसरा नंबर जो जल के सतह के अंदर होता है उसको बोलते हैं हाइपोफिली। जब परागण की क्रिया जल के सतह के अंदर होता है तो उसे हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं, जैसे जोस्टेरा और हाइड्रिला। इसमें सतह सुतह से कोई मतलब नहीं है, हर चीज परागण के कहां होता है तो अंदर होता है। तो ये दोनों को हम लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं। जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे वो अजैविक था, यानी कि जिसको में जीवन से कोई मतलब नहीं था, सजीव से कोई मतलब नहीं था, जल था और वायु था। अब हम लोग चलेंगे जैविक कारक। कौन कारक चलेंगे, जैविक कारक। तो जब क्रिया किसी जंतु के द्वारा, जब परागण की क्रिया, यहाँ पर थोड़ा सा परागण छूट गया है, जब परागण की क्रिया किसी जंतु के द्वारा होता है, यानी कि वैसे किसी जीव के द्वारा हो या किसी जंतु के द्वारा होता है, उसे जैविक कारक कहते हैं। जैसे याद रखना है कीट परागण, बताए कीट जैविक है कि अजैविक, कीट जंतु है कि नहीं, तो कीट भी जंतु है। जैसे पक्षी परागण, कुछ कुछ पौधा में ऐसा होता है, जैसे कदम के पौधा में चमगादड़ परागण कर देता है, तो बताइए ये भी जैविक में आएगा। चमगादड़ परागण ये भी जैविक में आएगा, घोंघा ये भी जैविक में आएगा, और सांप भी किस में आता है, जैविक में होता है। यानी कि जब परागण की क्रिया करने के लिए कौन आ जाए, कोई ना कोई जीव आ जाए, उसको जैविक परागण कहते हैं। चलिए सबसे पहला हम लोग इसमें देखते हैं जंतु। जैविक को ही जंतु बोल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कभी कभी रेयर केस में आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि जंतु परागण का वर्णन करें। ठीक है, जंतु परागण किसको बोलेंगे, जब परागण की क्रिया जंतु के द्वारा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, जंतु परागण कहते हैं। और जंतु परागण को हम लोग क्या बोलते हैं साइंस के लैंग्वेज में, तो जूफिली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं, जूफिली। जंतु परागण में सब चीज आता है, कीट परागण इसके अंदर आएगा, पक्षी परागण इसके अंदर आएगा, चमगादड़ परागण इसके अंदर आएगा, घोंघा, सांप जितना होता है, चींटी, टोटल के टोटल इसी के अंदर आता है। तो इन दोनों के डेफिनेशन में थोड़ा सा का चेंज है बस। चलिए, तो जब परागण की क्रिया जंतु द्वारा होता है तो उसे जंतु परागण कहते हैं, और जंतु परागण को जूफिली कहते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कीट परागण। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा परागण इसी के द्वारा होता है। तो जब परागण की क्रिया कीट द्वारा होता है तो उसे कीट परागण कहते हैं। जब परागण की क्रिया किसके द्वारा होता है, कीट द्वारा होता है, तो उसे कीट परागण कहते हैं। और कीट परागण को एंटोमोफिली कहते हैं। एंट से याद रखना है, एंटोमो। एंट चींटी को कहते हैं, चींटी भी कीट है, तो याद रखना एंटोमो। अभी नहीं कि चींटी परागण को एंटोमोफिली कहते हैं, हम लोग कीट परागण को एंटोमोफिली के नाम से जानते हैं। परिभाषा, जब परागण की क्रिया कीट द्वारा होता है तो उसे कीट परागण कहते हैं, कीट परागण को एंटोमोफिली के नाम से जानते हैं। याद रखना है लगभग 80% परागण की क्रिया मधुमक्खी के द्वारा होता है। 80% मधुमक्खी के द्वारा होता है। और मधुमक्खी के लिए सबसे फेवरेट रंग है क्या, पीला। क्या है, पीला। इस वन एग्जाम्पल में नहीं, एग्जाम में नहीं आता। अगला यहाँ से प्रश्न बनता है कीट परागण के अनुकूलन को लिखें। कीट परागण के अनुकूलन यानी कि पुष्प में क्या क्या ऐसा चीज होना चाहिए जिससे पुष्प कीट परागण करे, तो वही क्वेश्चन बनता है कीट परागण के अनुकूलन को लिखें। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग जब चाहिएगा इसको ऊपर मन से याद कर सकते हैं। तो पहला, पुष्प रंगीन होगा, कीट वहीं बैठेगा जहां उसको आकर्षक कोई चीज लगे। कीट कभी भी गोबर पर नहीं बैठता है, कभी भी तितली को, मधुमक्खी को, भौरा को आप गोबर पर बैठते नहीं देखे होंगे। तो याद रखना जब पुष्प रंगीन होता है तो उसमें कौन परागण होता है, कीट परागण होता है। तो ये पहला अनुकूलन हो गया। कौन सा अनुकूलन हो गया, पहला अनुकूलन। दूसरा हम लोग इसी में देख लेते हैं, जब पुष्प में मकरंद ग्रंथि पाई जाए, तो क्या पाई जाए, मकरंद ग्रंथि पाई जाए। जब पुष्प में मकरंद ग्रंथि उपस्थित होता है तो बताइए पुष्प में कोई, यानी कि जो मध जो हम लोग निकालते हैं वो पुष्प निकालता है कहाँ, मधुमक्खी कहाँ से लाता है, तो पुष्प से लाता है। तो जब मकरंद ग्रंथि रहेगा पुष्प में तब जाके वहां कोई ना कोई कीट बैठेगा। तो याद रखना। दूसरा क्या हो गया, मकरंद ग्रंथि का होना चाहिए, पुष्प रंगीन होना चाहिए, अब पुष्प में गंध भी होना चाहिए। अगर पुष्प में गंध नहीं रहेगा तो वहां कीट आके बैठेगा ही नहीं। तो 3-4 को आपको लिख लेना है इसके अनुकूलन में। अब कुछ आगे हम लोग छोटा छोटा बात देखते हैं। पक्षी परागण, तो सेम चीज लिखना है, जब परागण की क्रिया पक्षी द्वारा होता है तो उसे पक्षी परागण कहते हैं। पक्षी परागण को ऑर्निथोफिली के नाम से जानते हैं। इस वन बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। पक्षी परागन को ऑर्निथोफिली कहते हैं। चमगादड़ परागन, उस सेम लिख देना है, जब परागन की क्रिया चमगादड़ के द्वारा होता है तो उसे चमगादड़ परागन कहते हैं। आगे आम, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आम में परागन की क्रिया किसके द्वारा होता है, तो आम में परागन की क्रिया वायु द्वारा होता है और कीट दोनों द्वारा होता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आम में किसके द्वारा होता है, तो हमको किससे मानना है, कीट द्वारा होता है। क्या कि होता दोनों द्वारा होता है, लेकिन लगभग 80% कीट के द्वारा होता है और 20% वायु के द्वारा होता है। तो मुख्यतः किसमें होता है, कीट परागन करता है। ठीक है, तो इसको भी स्टार मार के उतार देना है। अगला गुलाब में पूछेगा, तो गुलाब में किसके द्वारा होता है, कीट द्वारा। गुलाब में परागन की क्रिया किसके द्वारा होता है, कीट द्वारा। केला में परागन की क्रिया किसके द्वारा होता है, तो चमगादड़ द्वारा। चमगादड़ पक्षी है तो उसमें पक्षी द्वारा बोल सकते हैं या चमगादड़ द्वारा बोल सकते हैं। आपसे पूछेगा कि बताए चंदन में, चंदन के पेड़ में परागन की क्रिया कौन करता है, तो चंदन में परागन की क्रिया सांप करता है। और सांप जब परागन की क्रिया करता है तो उसको बोलते हैं ऑफियोफिली। क्या बोलते हैं, ऑफियोफिली कहते हैं। तो आज हम लोग का यहीं पे ये टॉपिक समाप्त होता है, यानी कि इस टॉपिक में टोटल परागन के कारक के बारे में पढ़े थे। हम लोग हर रोज एक छोटा टॉपिक लेते हैं और उसको पूरी तरह से समाप्त करते हैं। हर विद्यार्थी अगर कोई विद्यार्थी पूरी तरीके से अगर इसको नोट करके या समझ करके एग्जाम हॉल में जाता है तो हम आपको वादा करते हैं कि आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा नंबर आपको यहाँ से आ जाता है। कुछ विद्यार्थी देखता है कि टीचर की राइटिंग ठीक नहीं है तो टीचर अच्छा नहीं है, कुछ सोचता है कि हम जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं से नहीं। कोचिंग में आपको इतना डीपली नहीं पढ़ाया जाता है। अगर कोई विद्यार्थी इससे ज़्यादा पढ़ते होंगे तो नीचे हमको क्वेश्चन लिख के भेज दें कि हाँ हम ये क्वेश्चन ज़्यादा पढ़े हैं। ठीक है, तो हम आप बस भरोसा रखें और टोटल अंत तक वीडियो जरूर देख के जाएं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगला दिन। जय हिंद, जय भारत।